नमस्कार दोस्तों। हमारा वायदा था कि जब गुजरात के चुनाव नज़दीक आएंगे तो उस पर लाइव शो करेंगे और आज इस शो की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस लाइव शो में जब तक आपके सवाल जवाब आएंगे सिलसिला चलता रहेगा और हर सेगमेंट में जितनी भी मैं एपिसोड्स लेकर आऊँगा इस पर कुछ खबरें होंगी गुजरात चुनाव के बारे में, साथ ही साथ गुजरात चुनाव के बारे में कुछ दिलचस्प आंकड़े और फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाटीदार समुदाय। गुजरात के चुनाव में पाटीदार समुदाय का जो चुनाव है, इनका जो वोटिंग ट्रेंड है, ये हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इसके लिए पिछले चुनाव में तो ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी 2017 के चुनाव में, और जो लगभग 20-25 साल से पाटीदार समुदाय जिसे कहते हैं कि पटेल्स, वो जब से बीजेपी से थोड़ा सा छिटके थे, जब वैसे तो 95 से या 90s से जब से बीजेपी उभर कर आई है गुजरात में, तब से पाटीदारों का समर्थन बीजेपी के साथ रहा है। लेकिन पिछली बार पता नहीं क्यों हार्दिक पटेल का जो पास आंदोलन शुरू हुआ था, पाटीदार वाला जो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो बनी थी, उसके बाद से बीजेपी को थोड़ा सा ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाटीदार हमसे नाराज हो जाएं। इसी वजह से इस बार भूपेंद्र पटेल को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन गुजरात चुनाव के बारे में आज चूंकि पहला हम लाइव कर रहे हैं तो इस पर यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर के प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो चुकी है। 1 दिसंबर को जो चुनाव होना है जहाँ पर, वहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया हो गई है। नाम वापसी की जो लास्ट डेट थी वो कल थी 17 नवंबर। वहाँ पर प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो चुकी है और 21 नवंबर तक दूसरे फेज़ के प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो जाएगी, जहाँ पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट हैं वो 8 तारीख को आने हैं। ये सारा समीकरण है और इस समय बीजेपी की 109 सीटें हैं सदन में, अगर मैं बताऊं, और 99 जीती थी 2017 में, जिन्हें बाद में बढ़ा लिया था क्योंकि बहुत से कांग्रेस के और दूसरे नेता छोड़कर आ गए थे। कुछ उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अपनी सीट्स को 99 से बढ़ाकर 109 कर लिया था, 109 कर लिया था। 182 यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ है, 182 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 की ज़रूरत है। और इस समय कांग्रेस की स्थिति ये है कि इन्होंने 59 सीट्स हैं इनकी यहाँ पर, और पिछले चुनाव में इनकी 77 सीट्स थी, यानी कि कुछ सीटें इनकी घटी हैं 2017 से अब तक। तो ये स्थिति है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर फिलहाल समीकरण हैं, जो ताज़ा समीकरण है। और इसके बारे में जो चुनाव कैंपेन है वो आगे बढ़ रहा है। देखिए, अभी जो मेरे पास खबर है, खबर ये है कि बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को इसमें झोंक दिया है। आज योगी आदित्यनाथ भी कुछ सभाएं संबोधित करने वाले हैं गुजरात में। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर, जनरल वीके सिंह, शिवराज सिंह चौहान, ये सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज इन सब के कार्यक्रम होंगे और शनिवार से यानी कि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ की आज वांकानेर, झगड़िया और चौरियासी में इनकी आज जनसभाएं लगाई गई है। नितिन गडकरी जामनगर, भरूच और ओलपाड़ में जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। वैसे बीजेपी ने कुछ यहाँ पर मिथक भी तोड़े हैं, खासतौर से अगर मैं बात करूँ पटेलों की, पटेल्स को लेकर। देखिए, भाजपा में एक ओपिनियन है कि साहब हम 75+ वालों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक उदाहरण है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जो मांजलपुर सीट है, यहाँ पर उम्मीदवार कल देर रात डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं योगेश पटेल। देखिए यहाँ पर क्या समीकरण बना। देर रात तक घटनाक्रम चलता रहा। देर रात हाईकमान की ओर से योगेश पटेल को फ़ोन करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया। और यहाँ पर मैं बता दूं कि कल दोपहर 1:15 बजे फार्म भरने पहुँचे योगेश पटेल को पार्टी का मैंडेट न मिलने के कारण 45 मिनट तक इधर उधर भटकना पड़ा था और दोपहर 2 बजे सांसद रंजन बेन पटेल फार्म लेकर आई और भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी के बाद शहर की मांजलपुर सीट पर फार्म भरने के अंतिम क्षणों तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी।
देर रात हाईकमांड की ओर से योगेश पटेल को फ़ोन करके तैयार रहने को कहा गया। और हाल ही में CR पाटिल ने 75 साल की जो क्राइटेरिया तय की थी, योगेश पटेल की उम्र 76 साल है, इसके बावजूद भाजपा ने नियमों को ताक पर रखकर उन्हें यहाँ से टिकट दे दिया है। तो ये खबरें हैं, और भी वैसे तो बहुत सारी खबरें चल रही हैं। और जो सीटें 5 दिसंबर को जहां मतदान हो रहा है वहां के प्रत्याशियों की भी स्थिति लगभग क्लियर हो चुकी है, लेकिन इतने सारे प्रत्याशियों का नाम लेकर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। और आज का जो मुख्य मुद्दा है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे पाटीदारों की संख्या पर। कुछ पटेल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में। रीताबेन पटेल जुड़ रही हैं, खुश पटेल जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, और आप लोग कमेंट अपने डालना जारी रखें, बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, पाटीदार समुदाय को लेकर यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं हमेशा से ही। देखिए, पाटीदार समुदाय बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 17 चीफ मिनिस्टर हुए हैं गुजरात में, और उनमें से 5 चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग भूपेंद्र पटेल जो इस समय हैं, 5 पाटीदार रहे हैं। दरअसल समीकरण यहाँ पर क्या बना था? समीकरण यहाँ पर जो पुराने समय से रहा वो ये रहा कि कांग्रेस ने 80 के दशक में इंदिरा गांधी की मोनोपोली थी, और जो वो चाहती थी वही हो जाया करता था। 80 के दशक में यहाँ बहुत कुछ हुआ। यहाँ पर पटेल, हालांकि आंकड़े ये बताते हैं कि पटेल्स की जो आबादी है पाटीदार समुदाय की, इसमें कई छोटी छोटी उपजातियाँ भी हैं। पटेल्स की यहाँ पर 18% के आसपास, कुछ लोग कहते हैं कि 20% के आसपास टोटल आबादी है। लेकिन सभी पार्टियाँ आज की तारीख में 25% के आसपास टिकट्स इस बिरादरी को देते हैं। मैं बताऊंगा समीकरण इनके क्या हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। 80s में कांग्रेस ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया खम, KHAM, यानी कि क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, मुस्लिम। आप सोच रहे होंगे कि दलित का मतलब H क्यों हुआ? उस समय दलित हरिजन कहा जाता था, बाद में इस शब्द के इस्तेमाल पर भी बैन लग गया था, फिर ये दलित हो गए थे, और आदिवासी और मुस्लिम। ये समीकरण बनाया। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मुस्लिम्स भी हैं ठीक ठाक, और क्षत्रिय तो खैर हैं ही यहाँ पर। तो कांग्रेस ने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया कि साहब हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो खम यानी कि क्षत्रिय, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, इनको अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस बात से पाटीदार समुदाय में बड़ी नाराजगी थी। लेकिन क्या करें, राजनीतिक छटपटाहट थी, कांग्रेस की मोनोपोली थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद 90s में बीजेपी उभरकर सामने आई, और सही मायनों में 95 से अगर मैं कहूँ तो बीजेपी ने यहाँ पर अपना खेल और अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया गुजरात में। देखिए, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद से पाटीदारों ने एक तरफा बीजेपी को समर्थन दिया, और बीजेपी के समर्थन पाटीदारों का मिलते ही बाकी और बिरादरियां भी जुड़ी, और बीजेपी यहाँ पर दिन रात तरक्की करती चली गई, जुड़ती चली गई। और मैं आपको बता दूं कि 2015 से और 17 के बीच का जो दौर रहा 2 साल का, अगर इस पीरियड को मैं छोड़ दूं तो गुजरात में बीजेपी को कभी भी पाटीदारों के वोट्स के बारे में सोचना नहीं पड़ा। पास आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नाम से एक संगठन बना, जिसमें बीजेपी के भी नेता जुड़े, कांग्रेस के भी नेता जुड़े, और ये बड़ा आंदोलन हुआ। देखिए, इस आंदोलन में हार्दिक पटेल इसको लीड कर रहे थे। इसके अलावा इसमें गोपाल इटालिया भी थे, जो इस समय आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के MLA ललित वसोया, प्रताप दूधन, ये सब लोग भी इससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा बीजेपी सरकार में मंत्री हैं जो राघव जी पटेल, ये भी इसमें जुड़े थे। बीजेपी नेता हर्षद रिबाड़िया, ये सब लोग भी इसमें जुड़े थे। और इन सब का ये कहना था कि हमें OBC कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर, आरक्षण को लेकर जो भी मामले उठते हैं देश में, आप सबको पता ही है कि अंत में वो सब जाकर जुरिडिक्शन में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जो पैसे से गरीब हैं या कहना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण को हरी झंडी दे दी, और इससे पाटीदार वाला जो मसला था वो लगभग सुलझ गया। यानी कि आप अपना EWS का सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर आप गरीब हैं आर्थिक आधार पर और आप पाटीदार हैं तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। तो इस समीकरण के बनने के बाद पाटीदारों के इस आंदोलन की जो गति थी वो कम पड़ी। वरना एक समय तो ये था कि राहुल गांधी ने 2017 में जब अच्छी खासी सीटें आ गई
कांग्रेस की, और वो सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंच गई, 77 के करीब सीटें आ गई उनकी, तो वो सत्ता के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही थी। तो उस समय राहुल गांधी ने हार्दिक पटेल को कांग्रेस में लिया, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए रखा। लेकिन अभी आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी तो कॉफ़ी पीते रहते हैं बैठे हुए और बर्गर खाते रहते हैं, चिकन बर्गर, बात ही नहीं सुनते हैं हमारी। और हकीकत बात यही है। हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और आज बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि जो डैमेज कंट्रोल करना था उसे, पाटीदार आंदोलन की वजह से जो डैमेज होता हुआ नजर आ रहा था, उसको काफ़ी हद तक उन्होंने नियंत्रित कर लिया है, और ऐसा ही हुआ भी है। वैसे मैं आपको बताऊं कि पाटीदारों के बारे में यहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पर 182 टोटल, इसके लिए आपको एक ग्राफिक भी दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा आपको स्थिति क्लियर होती रहेगी, मैं बताता रहूँगा। देखिए 182 विधायकों में से 44 पाटीदार एमएलए हैं इस समय, और 2012 में ये 48 थे, 2017 में इनकी संख्या थोड़ी कम हुई, 4 हो गई। वैसे जैसे मैंने शुरू में बताया कि इनकी आबादी 18 से 20% के आसपास है, उस हिसाब से ये काफ़ी हैं। और बीजेपी के जो 111 एमएलए हैं उनमें से 31 पाटीदार हैं। कांग्रेस के 17 एमएलए पाटीदार बने थे पिछली बार, जिनमें से 4 पाला बदलकर बीजेपी में आ गए थे। इस बार की बात करूं तो बीजेपी ने 44 पाटीदारों को टिकट दिया है, और सौराष्ट्र और कच्छ इलाका जो इसका प्रमुख इलाका है, यहां पर 1 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है। 54 सीटें हैं और यहां पाटीदार वोटों के लिए कड़ा मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में 19 पाटीदारों को टिकट दिया है, बीजेपी ने 18 को और कांग्रेस ने 16 को टिकट दिया है। और यह भी कहा जाता है कि पाटीदार वोट्स प्रदेश की 106 सीटों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। 106, ये जो है एक अखबार में छपा हुआ ग्राफिक है जो मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी हद तक इसमें सही फिगर है। जो यहाँ पर मैंने लोगों से बात की, बहुत सारे गुजरात के लोगों से मेरी बातचीत हुई। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इतने कमेंट्स रिपीट मत करें। दीप खासतौर से, आप तो मेरे मॉडरेटर हैं, इतने कमेंट मत लिखें, मैं सब नहीं पढ़ पाऊंगा आपके। देखिए पाटीदार वोटर जो है 106 सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं, और 33 सीटें, 33 सीट्स ऐसी हैं जहां पर दोनों पाटीदार प्रत्याशी भिड़ते हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। आम आदमी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। और इसके अलावा यहां पर 58 सीट्स ऐसी हैं जिस पर भले ही दोनों पार्टियों से पाटीदार कैंडिडेट ना हो, लेकिन पाटीदार वोट्स जिस तरफ चले जाते हैं उसी तरफ पलड़ा झुक जाता है, यानी कि वो डिसाइडर होते हैं। और पाटीदार समुदाय यहाँ पर कारोबार, इंडस्ट्री, इसमें जुड़े हुए हैं, और गुजरात की जो इकोनॉमी है उसको एक तरह से रन करते हैं, डोमिनेट करते हैं। राजनीतिक दल इन्हें, मैंने आपको बताया कि 25% तक टिकट देते हैं, लेकिन पाटीदारों के कुछ नेताओं के मैंने नाम बयान अखबारों में पढ़े हैं, उनका कहना है कि अगर हमें ज़्यादा टिकट दिए जाएं तो ये 30% तक भी पहुंच सकता है। तो यही वजह है कि पाटीदारों का जो वोट है, वोट बैंक है, उसे लेकर हर बार कुछ न कुछ बातें चलती रहती हैं। और 2017 में जैसे कि मैंने बताया कि हार्दिक पटेल वाला जो आंदोलन खड़ा हुआ था, पास अनामत आंदोलन वाला जो था, उसकी वजह से कुछ 10-20% वोट्स कांग्रेस को चले गए थे। लेकिन बीजेपी का मानना है कि हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया है और अब पाटीदार हमें लौट कर आएंगे, और यही वहाँ से फीडबैक मिल रहा है। हार्दिक पटेल भी आ चुके हैं, कुछ इसके नेता बीजेपी में पहले से ही थे। तो इस तरीके से माहौल बन गया है, और बीजेपी को ये लग रहा है कि हमें 100% वोट करने जा रहे हैं पाटीदार इस बार बढ़ चढ़कर, और बीजेपी कोशिश भी कर रही है कि वोट प्रतिशत पाटीदार इलाकों में बढ़ाया जाए। हार्दिक पटेल वगैरह को इसमें लगाया भी गया है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी, जो अमित शाह का दावा है कि इस बार हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 150 तक सीट का वो दावा कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि पाटीदार उन्हें इस बार अपने पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो पाटीदार आंदोलन के बारे में इतना ही, और आगे चर्चा इस पर होती रहेगी। देखिए कुछ कमेंट्स मैं लेना चाहूँगा, निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ गए हैं। अब चूंकि गुजरात पर चर्चा शुरू ही कर दी है तो इस पर देखिए, खुश पटेल जी का आ गया है, नमस्कार। और जैनिल मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी विन 89 आउट ऑफ 85 विन इन साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र पहले फेज में। अच्छा, 89 में से 85 जीतेगी। खुश पटेल कह रहे हैं कि शहरों में तो बीजेपी का कोई दिक्कत नहीं है, गांव में केजरीवाल सबको उल्लू बना रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा के वोट ले पाएंगे। अच्छा,
कुछ लोगों को लग रहा है कि आवाज़ कम आ रही है, भैया अपने मोबाइल चेक करो, आवाज़ एकदम सही है। अंकित कह रहे हैं कि सही है, कुछ भी करके 130 प्लस तो आ जानी चाहिए। शुभम पटेल गुड मॉर्निंग। खुश पटेल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से पाटीदार ज़्यादातर मोदी जी को ही वोट देते हैं। दीप अमीन को आप देख लेते हैं। दीप अमीन कह रहे हैं कि योगेश पटेल को ही टिकट क्यों बीजेपी ने दिया, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और को जब यह बताया गया हम योगेश पटेल को चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कहना चाह रहे हो भाई, समझ में नहीं आया दीप। किसी और पटेल को टिकट देंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ता में बहुत गुस्सा था पार्टी के खिलाफ कि अगर किसी को टिकट देना है तो वह योगेश पटेल को ही टिकट देना पड़ेगा, वरना बीजेपी यहाँ हार सकती है। बीजेपी मांजलपुर सीट हार सकती है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप, मांजलपुर जहाँ से योगेश पटेल को टिकट दिया गया है। जैनिल मोदी कह रहे हैं कि आई थिंक हार्दिक नॉट विन वीराग्राम, बीजेपी कैडर विल वर्क टू डिफीट हार्दिक। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने, हार्दिक पटेल को हराने के लिए काम कर रहा है, क्या बात है। चलिए साहब, मुझे लगता है कि ये शो आज का बढ़िया रहा। आगे चर्चा हम निश्चित रूप से करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगा। और मैं खास तौर से जो गुजरात के लोग मुझे बाद में जुड़ रहे हैं, अगर आप लाइव मुझे इस वीडियो में नहीं जुड़ पाए, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि रोजाना हम गुजरात के बारे में लाइव चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुबह के समय हम की जाए, रात के समय नहीं। तो आप सब लोगों से लगातार जुड़ते रहेंगे। और दीप अमीन, आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं भाई, आप दूसरों का नंबर नहीं आने देंगे, एक कमेंट और ले लेता हूं आपका। दीप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने माचलपुर विधानसभा सीट में पटेल को ना उतारकर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। कांग्रेस ने इस बार किसी एनसीपी से आई किसी पंजाबी महिला को मैदान में उतारा है। राज चौधरी कह रहे हैं कि पटेल भाई बहनों से एक बात जाननी है कि क्या गाँव में पटेल वर्सेस अन्य हो जाता है क्या? मैं इस कारण से पूछ रहा हूं कि हमारे राजस्थान में ऐसा होता है, बहुसंख्यक जाति के विरुद्ध छोटी जातियां एक हो जाती हैं। अरे भाई, जात बिरादरी का ये मामला तो चलता रहेगा, लेकिन आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने गुजरात चुनाव के बारे में चर्चा की। आप यह ध्यान रखें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, हम रोजाना इस पर चर्चा करते रहेंगे, बात होती रहेगी, चर्चा होती रहेगी। आप सब लोग चैनल के लिए सहयोग जरूर करते रहें, कंट्रीब्यूशन करते रहें, सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुजरात से हैं तो आप अपना नंबर मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, मैं आपसे फ़ोन के माध्यम से भी बात करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।